नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया तो अखिलेश अनुपयोगी लेकर आ गए। इधर अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा पदयात्रा के जरिए मोदी और योगी सरकार को सवालों में घेरा। हो चुका है। 50 परिवारों की भलाई के लिए आपके पैसों का दुरुपयोग हम नहीं कर सकते। हम आपके लिए ही काम करते हैं मेरे भाइयों बहनों। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। के पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने भली भांति देखा है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं, ना प्रधानमंत्री देते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। ये दृश्य अद्भुत है। यूपी के सियासी पथ पर सभी दलों की चुनावी रेस हो रही है। कोई एक्सप्रेसवे के जरिए लखनऊ का सफर आसान करना चाहता है, चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो कोई प्रतिज्ञा पदयात्रा से जन जन के मन तक पहुंचने की कोशिश में है। कोई विजय यात्रा के जरिए सूबे में अपनी साइकिल को रफ्तार देना चाहता है। चुनाव से पहले यूपी की सियासत इन्हीं 3 तस्वीरों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है, जिन्होंने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, जो अपने पारिवारिक गढ़ अमेठी में सरकार के खिलाफ प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाल रहे हैं। तीसरी तस्वीर में अखिलेश यादव हैं, विजय यात्रा पर सवार होकर सत्ता परिवर्तन का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बात गंगा एक्सप्रेसवे की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़कर यूपी का यह सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। 594 किलोमीटर लंबा होगा। यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। इस पर 36,200 करोड़ की लागत आएगी। इस पर 7 ओवरब्रिज बनेंगे, 17 इंटरचेंज और 140 पुल बनेंगे। 50 अंडरपास बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरह ही इस एक्सप्रेसवे पर भी शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जिस पर आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उड़ान भरेंगे और उतर पाएंगे। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश आबादी के साथ ही क्षेत्र के मामले में भी उतना ही बड़ा है। एक छोर से दूसरा छोर करीब करीब 1000 किलोमीटर का है। इतने बड़े यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखते वक्त प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी की पीठ थपथपा रहे थे, उन्हें यूपी के लिए उपयोगी बता रहे थे, तो दूसरी तरफ
अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी को अनुपयोगी बता दिया। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी है कि नहीं है? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं है? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रहार से चुनावी माहौल में गर्माहट पैदा कर रहे थे, तो उधर अपने पुश्तैनी गढ़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पदयात्रा के जरिए सरकार की नाकामयाबियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। करीब 6.5 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के जरिए राहुल और प्रियंका गांधी की कोशिश है कि किसी तरह से पार्टी का खोया हुआ जनाधार वापस हासिल किया जा सके। इस मौके पर अमेठी से केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई है। हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। वो पूरी जिंदगी वो सच्चाई को ढूंढने में, समझने में और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए लगा देता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। उसका काम सिर्फ झूठ का प्रयोग करना और झूठ के प्रयोग करने से जनता से सत्ता छीनने का होता है। सबकी आस्था होती है, सबका धर्म होता है, सब दिखावा नहीं करते, सब उस धर्म का इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ लीजिए किस तरह हर चुनाव में सिर्फ सांप्रदायिक बातें और जातिवाद की बातें होती हैं। मैं पूछती हूँ कि चुनाव में आप ये बात क्यों नहीं करते कि आपने क्या किया? 70 सालों की बात करते हैं ना, 7 सालों में क्या किया दिखाइए। ये तो अभी ट्रेलर है। जैसे जैसे पूरी चुनावी फिल्म आगे बढ़ती जाएगी, माहौल में और गर्माहट बढ़ती जाएगी और नेताओं के वार पलटवार तीखे होते जाएंगे। शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24 अमेठी। 1000 गाड़ियों की जांच, 1000 घंटे की सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल और 200 घंटे की मैराथन इन्वेस्टिगेशन कुछ इन्हीं मोड़ से होकर गुजरी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए बम धमाके की पड़ताल। कोर्ट रूम में हुआ वो धमाका जिसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया था। दिल्ली पुलिस को इस धमाके की जांच सौंपी गई। आतंकी हमले की आशंका से लेकर पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच की, जिसके बाद पुलिस के हाथ लगा बम ब्लास्ट का असली गुनहगार, एक साइंटिस्ट। जी हां, एक सीनियर साइंटिस्ट पर लगा इल्जाम रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 102 में बम धमाके का। लेकिन धमाका क्यों किया गया, रिपोर्ट में देखिए। रोहिणी कोर्ट में बम ब्लास्ट, कैसे हुई आरोपी की तलाश। एक 1000 घंटे की सीसीटीवी खंगाली, 200 घंटे की मैराथन पड़ताल। ब्लैक बैग से मिला सुराग, साइंटिस्ट की साजिश बेनकाब। एक साइंटिस्ट का इंतकाम, कोर्ट में मर्डर का इंतजाम। अदालत वो जगह जहां कानून की रोशनी में इंसाफ होता है।
लेकिन इसी अदालत में एक शख्स ने गुनाह को अंजाम दिया। उसने ना कानून पर भरोसा किया ना जज पर, और खुद ही इंसाफ करने निकल पड़ा, और वो बन गया एक गुनहगार। मामला 9 दिसंबर 2021 का है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सब कुछ सामान्य था कि अचानक सुबह करीब 10:30 बजे एक धमाका हुआ। धमाका कोर्ट रूम नंबर 102 में हुआ था, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कोर्ट की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और फिर पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की। शुरुआत में कहा गया कि धमाका लैपटॉप में हुआ, लेकिन जब तस्वीर सामने आई तो मामला साफ होते देर नहीं लगी। धमाका टिफिन बम के जरिए किया गया था। मामले की जांच स्पेशल सेल को सौंपी गई और शुरू हुई मैराथन पड़ताल। धमाके के लिए आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन धमाका सिर्फ डेटोनेटर में हुआ, जिस वजह से ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि एक नायाब कोर्ट इस धमाके में घायल हो गया। विस्फोटक मिलने की वजह से एफएसएल और एनएसजी की टीम को मौके पर बुलाया गया, क्योंकि धमाके के पीछे आतंकी साजिश होने की आशंका भी थी। करीब 200 घंटे तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस केस की जांच करती रही। इस दौरान पुलिस टीम ने धमाके वाले दिन कोर्ट और उसके आसपास आए 1000 गाड़ियों की जांच की। कोर्ट परिसर और आसपास लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की 1000 घंटे से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला गया, जिसके बाद पुलिस को पहला क्लू मिला। दरअसल पुलिस की सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स ब्लैक बैग के साथ दिखाई दिया, और इसी बैग ने दिया गुनहगार का पता, जिसके बाद सामने आई एक साइंटिस्ट के इंतकाम की कहानी, जिसने कोर्ट में मर्डर का इंतजाम किया था। रोहिणी कोर्ट में ब्लास्ट करने के लिए साइंटिस्ट भारत भूषण ने बेहद ही फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। वो 2 बैग लेकर कोर्ट के अंदर घुसा और 1 बैग लेकर उसके बाद कोर्ट रूम से बाहर आ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बैग उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। जी हाँ, दिल्ली पुलिस का दावा है कि रोहिणी कोर्ट में धमाके के पीछे भारत भूषण कटारिया नाम के इस वैज्ञानिक का शातिर दिमाग था, जिसने बेहद करीने से बम धमाके की साजिश बुनी थी और कोर्ट की सुरक्षा में सींध लगाते हुए कोर्ट रूम तक पहुंच गया था। रोहिणी कोर्ट में धमाके के लिए भारत भूषण ने करीब 1 महीने तक की तैयारी की। उसने पहले बम बनाने का सामान इकट्ठा किया और उसके बाद वो जाकर रोहिणी कोर्ट में लगातार रेकी करता रहा। वो पहले भी केस के सिलसिले में अक्सर रोहिणी कोर्ट आया जाया करता था, लिहाजा वो वहाँ की बारीकी और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ था, और 9 दिसंबर को उसने उसी खामी का फायदा उठाते हुए कोर्ट रूम के अंदर तक बम को पहुँचा दिया। बकौल पुलिस कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए इसने वकील की ड्रेस पहनी थी, ताकि कोई इस पर शक ना करे। इसी तरह का तरीका 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर गोगी की हत्या करने वाले शूटर्स ने अपनाया था, और इसमें भारत भूषण नाम का यह साइंटिस्ट कामयाब हो गया और पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। करीब 200 घंटों की जांच पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन एक और चुनौती अब पुलिस के सामने जरूर मुंह बाए खड़ी है। दरअसल सुरक्षा में जिस सुराख का फायदा भारत भूषण ने उठाया, उस सुराख का कोई और फायदा ना उठा सके, इसके लिए पुलिस को कड़े कदम उठाने की जरूरत है, वरना आने वाले दिनों में भी इस तरह की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसने आरोपी के खिलाफ तमाम सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली तो वहां से पुलिस को वकील की वो ड्रेस बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल इसने कोर्ट रूम तक पहुंचने के लिए किया था। इसके अलावा जिस विस्फोटक का इस्तेमाल धमाके में किया गया, उसकी कुछ सामग्री भी आरोपी के घर से बरामद हुई। जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। वकील जो काले रंग का कोट और पैंट पहनते हैं वो पहन के आए थे, और ये कपड़े भी इनके घर से रिकवर किए गए। आरोपी साइंटिस्ट भारत भूषण पुलिस की गिरफ्त में आया तो दिल्ली पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि आरोपी के गिरफ्त में आने के बाद यह साफ हो गया कि धमाके के पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन बम धमाके के पीछे की जो वजह सामने आई, उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने अपने पड़ोसी वकील अमित से इंतकाम लेने के लिए कोर्ट में उसके मर्डर का इंतजाम किया था। जो अभी तक मोटिव दिखाई दे रहा है वो इनका कोई प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल्स इनको लड़नी पड़ रही हैं,
और जिन एडवोकेट के साथ इनका ये बैटल चल रही है, परहैप्स उनको डैमेज करने के विचार से ये चीज़ की गई थी। पड़ोसी वकील अमित के साथ कानूनी लड़ाई को लेकर साइंटिस्ट इस हद तक परेशान हो चुका था कि उसने वकील को बम से उड़ाने की साजिश रच डाली। इसके लिए साइंटिस्ट ने पूरी तैयारी की और बम वाला बैग कोर्ट रूम में उस कुर्सी के नीचे रखा जिस पर वकील अमित बैठने वाला था, और फिर रिमोट के जरिए धमाके को अंजाम दिया। बकौल पुलिस, आरोपी ने 2 व्हीलर में इस्तेमाल होने वाली एंटी थेफ्ट डिवाइस के सिस्टम का इस्तेमाल बम बनाने में बतौर रिमोट किया था। पुलिस ने इस केस को भले ही सुलझा लिया है, लेकिन 3 महीने के भीतर कोर्ट में हुई दूसरी सनसनीखेज वारदात ने रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में पुलिस को हर उस कमी को दूर करना होगा जिसका फायदा उठाकर अपराधी कोर्ट परिसर में वारदात को अंजाम दे रहे हैं। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब बात देश के खाते में जुड़ी एक नई कामयाबी की। आज देश ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल न्यू जनरेशन के साथ ही परमाणु क्षमता वाली है। 1000 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता का अग्नि प्राइम दुश्मन के होश फाख्ता करने को काफी है। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए क्या है इस नई उपलब्धि के मायने, रिपोर्ट में देखिए। चीन का काल, पाकिस्तान का अंत, हिंद का ब्रह्मास्त्र, अग्नि प्राइम मिसाइल। हिंदुस्तान का सबसे घातक हथियार है अग्नि मिसाइल, और जब पड़ोसी चीन पाकिस्तान जैसे हों तो अग्नि मिसाइल को और भरोसेमंद बनाना जरूरी हो जाता है। और यही वजह है कि अब अग्नि प्राइम चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। भारत ने शनिवार को ओडिशा के बालासोर तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये अग्नि सीरीज की मिसाइलों का सबसे एडवांस्ड वर्जन है। जानकारी के मुताबिक अग्नि प्राइम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। टेस्ट के दौरान अग्नि प्राइम मिसाइल में कई नए फीचर्स जोड़े गए। टेस्ट रिजल्ट के मुताबिक अग्नि प्राइम ने उच्च स्तर की सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्यों को पूरा किया। अग्नि प्राइम अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस होने की वजह से बहुत कम वजन वाली मिसाइल है। यही वजह है कि अग्नि प्राइम दुश्मनों के लिए बड़ी टेंशन बन चुका है। इन दोनों को इसलिए चिंता हो रही है, चीन को स्पेशली, क्योंकि चीन इंडियन ओशन में जिस तरह से अपनी दृष्टि बनाए हुए है, जिस तरह से साउथ चाइना सी में और इंडो पैसिफिक में अपनी मनमानी कर रहा है, तो अंकुश लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमको अपनी जो मिसाइल की जो शक्ति है उसमें इजाफा, उसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।